राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी। और भाई आप सभी को एचएसएससी ग्रुप डी से रिलेटेड न्यूज है वो मिल गई होगी, ठीक है, कि भाई जो नोटिस वगैरह वायरल हो रहा है, इसके अलावा जल्दी ही आपके एग्जाम्स वगैरह आने वाले हैं, जल्दी फॉर्म स्टार्ट होंगे, ठीक है जी। तो उसके लिए आप सभी को पता है कि ग्रुप डी में साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो उसके लिए आज हम साइंस में आपके केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके एचएसएससी के एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है जी। टॉपिक वाइज क्लासेज हैं वो मैंने करवा रखी हैं और बाकी जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको हम अब कंटिन्यू करेंगे क्योंकि न्यूज आ गई है। तो जो नए स्टूडेंट हैं वो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो आपने कोई भी क्लास मिस की है तो वहां पे जाके आप प्लेलिस्ट से उस क्लास को देख सकते हो और नई टॉपिक वाइज क्लासेज हैं वो आगे हम शुरू कर देंगे, ठीक है जी। चलो अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार एचएसएससी ने पूछा है कि किस वैज्ञानिक ने परमाणु के नाभिक की खोज की है। तो आप सभी आंसर करोगे क्योंकि ये जो क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको पहले करवा चुका हूं। ये आपका क्या है, रिवीजन क्लास है, ठीक है जी। रिवीजन क्लास है ये आपकी, रिवीजन क्लास प्लस में आपका ये टेस्ट है। तो आप सभी को इसका आंसर करना है, आज आप सभी को आंसर करना है, ठीक है जी। और टॉपिक वाइज क्लास जिसने नहीं देखी तो टॉपिक वाइज क्लास जरूर देख लेना इसके बाद में, ठीक है, जो नए स्टूडेंट है। चलो, किस वैज्ञानिक ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड के द्वारा है वो परमाणु के नाभिक की खोज की गई है। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है यानी मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसमें समूहों की संख्या आपको बतानी है कि कितने ग्रुप्स हैं, ये आपको बताने हैं कितने ग्रुप्स हैं। और इसी के साथ साथ आपसे आवर्त भी पूछता है कि कितने आवर्त हैं, ठीक है। यहां पर समूहों की संख्या पूछी है लेकिन आवर्त की संख्या भी आपसे पूछ सकता है, पीरियड्स की संख्या भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। आवर्त को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पीरियड्स बोलते हैं। तो जो समूहों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी, ठीक है जी। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है, 18। लेकिन अगर आवर्त और पीरियड्स की संख्या पूछे तो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन भी अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि NaCl में किस प्रकार का बंधन होता है। NaCl में जो आपका सोडियम क्लोराइड होता है उसमें किस प्रकार का बंधन होता है। और मैं फिर से बता रहा हूं, जो अपनी रिवीजन क्लास होती है उसमें यह नहीं देखना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, आपको यह देखना है कि कितने क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा पढ़ने के लिए कि भाई अभी मेरे इतने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मुझे और मेहनत करनी होगी और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। तो लास्ट में कमेंट करके बताना कि कितने गलत हुए हैं, कितने क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो गलत वाले गिनते हुए चलना, सही वाले नहीं, गलत वाले। चलो NaCl में जो सोडियम क्लोराइड होता है उसमें किस प्रकार का बंधन होता है, तो इसमें आपका आयनिक बंधन हो जाएगा। किस प्रकार का हो जाएगा भाई, आयनिक बंधन हो जाएगा। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। एक होता है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, एक नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। आंसर कीजिए, ठीक है। चलो साथ में आपको आंसर दिखाते हुए भी चलता हूं। तो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, बताइए। तो जो नीले लिटमस पेपर को जो लाल करता है वो क्या होता है भाई, आपका अम्ल होता है। क्या होता है, आपका अम्ल होता है। लेकिन अगर बोले लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका क्षार हो जाएगा, ठीक है जी। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, नीले को लाल करता है, लाल को नीला करता है, ठीक है। चलो सिरका में कौन सा अम्ल होता है, बहुत प्यार से मैंने पढ़ाया था आपको, एसिड बेस पढ़ाया तब आपको बताया था। आंसर कीजिए, जो सिरका है आपका विनेगर होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है, विनेगर में कौन सा अम्ल होता है, बताइए, आंसर कीजिए। तो सभी का आंसर आ गया होगा कि जो आपका सिरका है उसमें कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है जी। क्या होता है उसमें, एसिटिक अम्ल होगा। चलो वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होती है क्या कहलाती है।
इलेक्ट्रॉन की जिसमें हानि हो रही होती है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बताइए, आंसर कीजिए। केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे कि वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है भाई आपका ऑक्सीकरण। क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण कहा जाता है। चलो, अच्छा ऑप्शंस इंग्लिश में नहीं लिखे हुए आज, चलो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना, क्वेश्चन से आप समझ ही जाते हो। निम्न में से कौन सा मिश्रण है, मिश्रण कौन सा है? जल, वायु, सोडियम क्लोराइड, चीनी। इसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, इसको आप देखोगे तभी आपको ऑप्शंस देख के ही पता चलेगा। तो मिश्रण कौन सा हो जाएगा? मिश्रण वो होता है जिसमें दो या दो से अधिक चीजें मिली हुई होती हैं, उसको मिश्रण कहा जाता है, ठीक है जी। तो जो हमारी वायु है वो क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी गैसें मिली हुई है, तो ये क्या हो गया? मिश्रण हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है? अधातु बताइए आप, इनमें से कौन सी अधातु है? सोडियम तो आप सभी को पता होगा कि ये वो धातु है जो रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रूम टेम्परेचर पर जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। द्रव अवस्था में तो कौन सा हो जाएगा? मरकरी पारा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधातु कौन सी है? कार्बन है, वो क्या हो जाएगा? आपका अधातु हो जाएगा। सोडियम के बारे में समझ गए ना, कि जिसको हम रूम टेम्परेचर पर, जो ये नरम धातु होती है जिसको हम चाकू से भी काट सकते हैं, और आजकल आपने देखा होगा जो ब्लास्ट वगैरह करते हैं ना, वहां पर सोडियम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो ये आपने यूट्यूब पर एक्सपेरिमेंट वाले जो चैनल है ना, वो सोडियम का इस्तेमाल करते हुए आपने काफी बार देखा होगा। CaOH2O प्लस H2O, तो क्या बन गया? CaOH2 बन गया है। तो ये आपको बताना है किस प्रकार की क्या है? अभिक्रिया है। तो देखो मिलकर बन रहा है, थोड़ी नाम से ही आपको आइडिया लग गया होगा, तो नाम से ही आइडिया लग गया तो बता दो इसका आंसर। CaO प्लस H2O से क्या बन गया? CaOH2 बन गया है आपका। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी? तो ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? आपकी संयोजन, ठीक है जी, संयोजन किया जा रहा है इसके द्वारा। आगे बढ़ते हैं। एल्केन में कार्बन बंध का प्रकार होता है, किस प्रकार का कार्बन बंध होता है बताओ? एल्केन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे। और इनमें से कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं तो उनको हम कवर कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अब हर दूसरे दिन है आपकी जो साइंस की टॉपिक वाइज ही क्लास आने वाली है, जिसका आप सभी वेट कर रहे हो, तो वो आपको हर दूसरे दिन मिल जाएगी। तो आंसर कीजिए कि एल्केन है उसमें किस प्रकार का कार्बन बंध होता है? तो ये हो जाएगा एकल बंध हो जाएगा। कार्बन में क्या हो जाएगा? आपका एकल बंध हो जाएगा। कार्बन में जो बंध होता है वो कैसा होगा? एकल बंध हो जाएगा। विद्युत अपघटन से धातु निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विद्युत अपघट्य से, ठीक है, जो विद्युत अपघट्य है तो उससे आपको बताना है कि धातु निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाएगा भाई? इसको क्या कहा जाता है? विद्युत लेपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत लेपन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्युत लेपन, ठीक है जी। चलो, उत्क्रमणीय प्रक्रिया में एंट्रोपी परिवर्तन होता है, तो आपको बताना है कैसा होता है। तो जो उत्क्रमणीय प्रक्रिया होता है उसमें जो एंट्रोपी परिवर्तन होता है ये क्या होता है? आपका शून्य होता है। कैसा होता है भाई? आपका शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतापी पर किस गैस के द्रव में विलेयता किसके अनुक्रमानुपाती होती है? अब देखो आज वाली क्लास में आपको थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी दिखाई दे रहे होंगे। अब ये मैं आपको अभी क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि आपको पता चल जाएगी कि भाई ये एग्जाम्स में आते हैं और आगे मैं इनके टॉपिक्स आपको बिल्कुल आसान भाषा में याद करवाते हुए चलूंगा, तो उस समय इनकी वैल्यू आपको पता होगी। कुछ क्वेश्चंस वो रखे हैं जो हमने टॉपिक्स पढ़ रखे हैं,
ठीक है। और कुछ भाई क्योंकि पूरा ही पेपर बनेगा तो अपने को पूरे पेपर के हिसाब से ही मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, तो जो टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं वो भी आपको दिखाई देंगे, जो नहीं पढ़े वो भी आपको दिखाई देंगे। तो समतापी पर किस गैस की द्रव में विलेयता किसके अनुक्रमानुपाती होती है? बताओ, बताइए भाई किसके अनुक्रमानुपाती होती है? समतापी पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, गैस को द्रव में विलेयता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है? वो दाब के, ये किस प्रकार का दाब है, प्रेशर है, उसके ऊपर दिया जा रहा है। दाब का मतलब क्या होता है? प्रेशर। प्लास्टिक का अपघटन प्रकृति में किस कारण मुश्किल होता है? बताओ। आपने देखा होगा ना कि प्लास्टिक है वो गलती नहीं है, ठीक है, कितने दिन रखे रखो वो गलती नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी वीडियोज आती है कि 20-20, 50-50, 100-100 साल पुरानी चीजें भी हैं वो भी नहीं गली हैं। तो प्लास्टिक है वो काफी खतरनाक चीज है हमारे पर्यावरण के लिए। तो हमें बताना है कि प्लास्टिक का जो अपघटन है वो प्रकृति में किस कारण मुश्किल होता है। किस कारण से मुश्किल होता है? क्योंकि ये क्या है भाई? अजैव निम्नीकरणीय है, ठीक है, निम्नीकरणीय है, अजैव निम्नीकरणीय है। पानी में घुलनशील धातु से बना हुआ बिल्कुल नहीं है, ठीक है, जैव निम्नीकरणीय नहीं है, कि जैव नहीं है तो क्या हो जाएगा? आपका अजैव है, ठीक है। ये क्वेश्चंस तो मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, ठीक है जी। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएच मान, पीएच स्केल मैंने आपको पढ़ाया था, तो वहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा। बताओ अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो जो अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है भाई? 5.6 से कम होता है। क्या हो जाएगा? 5.6 से कम होता है, ठीक है जी। तो 7 पे क्या होता है ये आपको पता होगा। 7 पे आपका उदासीन होता है। 7 से कम वाले क्या होते हैं? 7 से कम वाले आपके अम्लीय हो जाएंगे, और 7 से अधिक वाले क्या हो जाएंगे? 7 से अधिक वाले आपके क्षारीय हो जाएंगे, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है, यानी कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है ये अपने को बताना है। चतुर्थ अवस्था का मतलब होता है चौथी अवस्था। अब बोलोगे सर जी हमने तो 3 ही पढ़ी है, 4 अवस्थाएं होती है पदार्थ की, ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, तो चौथी कौन सी बच गई? आपकी प्लाज्मा। तो चौथी क्या होती है? प्लाज्मा होती है। ठोस, द्रव, गैस तो सभी को पता होता है, लेकिन चौथी के बारे में बहुत कम स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हैं उन्हीं को पता होता है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका प्लाज्मा हो जाएगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ठीक है जी। किसी पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित कणों की संख्या क्या कहलाती है? बताओ। किसी पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित कणों की संख्या क्या कहलाती है? तो उस संख्या को क्या कहा जाता है? तो उस संख्या को कहा जाता है आवोगाद्रो संख्या कहा जाता है, एवोगाद्रो नंबर उसको बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि किसी पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित कणों की जो संख्या होती है उसको आवोगाद्रो नंबर या एवोगाद्रो नंबर बोला जाता है, ठीक है जी। चलो स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यह किसका नियम है? ठीक है जी। तो यह किसका नियम है कि स्थिर ताप के ऊपर किसी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। काउंट करते हुए चलना कितने गलत हो रहे हैं, इससे आपको पता चलेगा कि अभी आपको कितनी और मेहनत करने की आवश्यकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहां पर हो जाएगा भाई बोयल का नियम है। किसका नियम है? बोयल का नियम है। मैंने आपने देखा होगा, मैंने केमिस्ट्री की एक क्लास करवाई थी, उसमें मैंने सारे के सारे आपको नियम याद करवाए थे। अगर वो वाली क्लास देखी होगी तो सारे नियम आपको याद होंगे, और नियम से आपके एग्जाम्स में एक क्वेश्चन है वो डाल दिया जाता है। तो वो वाली क्लास जरूर देख लेना, सारी चीजें प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अगर कोई क्लास प्लेलिस्ट में नहीं होगी तो मैं उसको डाल दूंगा आज ही, ठीक है। तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, अपने इसी चैनल पे है प्लेलिस्ट, ठीक है। चलो एल्कीन का रासायनिक सूत्र क्या है? एल्कीन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? ठीक है जी, एल्कीन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो एल्कीन का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CnH2n। तो CnH2n हो जाएगा इसका भाई, ठीक है जी, CnH2n हो जाएगा। पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? बताओ।
ये तो मैंने क्वेश्चंस पता नहीं कितनी बार आपको रिपीट करवा दिया, जब भी साइंस का टेस्ट लिया है हर दूसरे टेस्ट में क्वेश्चंस आपको रिपीट करवाया है। तो बताइए पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? तो जो पॉलीथीन होता है वो आपका एथीन का बहुलक होता है। किसका हो जाएगा? एथीन का बहुलक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का तत्काल स्रोत कौन सा है? बताओ, मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का तत्काल स्रोत कौन सा है? ठीक है जी, तो बताइए। तो जो मनुष्य का शरीर होता है उसमें तत्काल जो एनर्जी है या ऊर्जा है उसका जो स्रोत होता है वो क्या हो जाएगा? आपका ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको याद करवाया था, दोबारा से रिपीट करवाता हूं कि सबसे ज्यादा एनर्जी होती है वो किसमें होती है? वसा में होती है, फैट में होती है। हमारे शरीर को जो सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है? कार्ब से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट जिसको आप बोल सकते हो, तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ठीक है जी। और इसके अलावा जो अगर मान लो कि जो ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज आपने देखा होगा कि जो चंद्रमा पर जाते हैं या किसी ग्रह के ऊपर जा रहे होते हैं, जो एस्ट्रोनॉट वगैरह होते हैं जिनको भाई काफी दिन रहना होता है, तो वो खाना तो लेके नहीं जा सकते कि भाई फल फ्रूट लेके जा रहे हैं, अपना आलू लेके जा रहे हैं, तो वो जो एक ऐसी चीज लेके जाते हैं जिससे उनको एनर्जी मिलती रहती है, तो वो क्या होता है? वो ग्लूकोज होता है। ठीक है जी, तो जिससे तुरंत एनर्जी मिल जाती है आदमी को, तो ये होता है। समझ में आ गया होगा? ठीक है। और अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो किसमें होती है? वसा में। मानव शरीर को सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ठीक है, होती वसा में है, मिलती कार्बोहाइड्रेट से है। और शॉर्टेस्ट फॉर्म, तत्काल का मतलब होता है तुरंत एनर्जी चाहिए तो उसके लिए ग्लूकोज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बचपन में आपने भी खूब सुना होगा कि ग्लूकोज पीजिए और गर्मी में एनर्जी पाइए, कि भाई खेल खेल के थक गए हो तो अब ग्लूकोज पी लीजिए। ठीक है, चलो। किसी धातु के निष्कर्षण में साइनाइड प्रक्रिया प्रयुक्त होती है? बताओ, किस धातु के निष्कर्षण में साइनाइड प्रक्रिया प्रयुक्त होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइनाइड का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है भाई? सोने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? सोने के लिए, गोल्ड के लिए। ठीक है, गोल्ड के लिए। सबसे ज्यादा तन्य धातु भी गोल्ड ही होती है। जैविक उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? जैविक उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? बताओ। तो जो जैविक उत्प्रेरक है उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है भाई आपका एंजाइम्स। क्या कहा जाता है? एंजाइम उनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनको एंजाइम कहा जाता है। रासायनिक साम्यावस्था में उग्र व प्रतीप अभिक्रियाओं की दर होती है। साइंस केमिस्ट्री के ना, साइंस में केमिस्ट्री के आज वाले क्वेश्चंस बेहतरीन क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत बार करवाए हैं। आज वाले क्वेश्चंस अपने एचएसएससी में जो टॉप लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हैं आपके। ठीक है जी। और एक बात और बता देता हूं, अभी हमारा टॉपिक वाइज क्लास आएगी, फिर उसके बाद आपके साइंस की, तीनों साइंस की, जैसे आपका भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान की मैराथन क्लास भी आएगी। उसमें आप सभी का जो भी आपने पढ़ा होगा उसका आपका रिवीजन भी होगा। ठीक है जी। तो लास्ट में जब आपके एग्जाम्स होंगे ना, तो उस समय मैराथन क्लासेस करवा के रिवीजन भी करवाएंगे आपको। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, साइंस में आपका अच्छा स्कोर होगा। चलो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। क्वेश्चंस क्या था कि रासायनिक साम्यावस्था में उग्र और प्रतीप अभिक्रियाओं की दर कैसी होती है? तो समान होती है। क्या होती है भाई? समान होती है, बराबर होती है। गामा किरणें कैसी होती हैं? ये क्वेश्चंस भी मैंने आपको कई बार करवा चुका हूं। तो गामा किरणें कैसी होती हैं? तो जो गामा किरणें होती हैं वो कैसी होती हैं भाई? आपकी उदासीन होती हैं, न्यूट्रल होती हैं। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इनको न्यूट्रल बोला जाता है। तो गामा किरणें कैसी होती हैं? न्यूट्रल होती हैं। किस कारण से जल स्थायी कठोर होता है? किस कारण से जल स्थायी कठोर होता है? अगर आपने साबुन वाली क्लास देखी होगी जिसमें साबुन के बारे में मैंने पढ़ाया था, डिटर्जेंट के बारे में आपको पढ़ाया था, तो उसमें मैंने इसके बारे में आपको बताया था। तो आंसर कीजिए कि किस कारण जल स्थायी कठोर होता है। तो जो जल स्थायी कठोर होता है वो किसके कारण होता है भाई? कैल्शियम सल्फेट के कारण होता है।
किसके कारण होता है? कैल्शियम सल्फेट के कारण होता है। ठीक है, तो जो साबुन वाली साबुन अपमार्जक और इसके अलावा उसमें एक दो चीजों के बारे में हमने और पढ़ा था, तो उस वाली क्लास में मैंने आपको ये याद करवाया था। तो किस कारण से जल स्थायी कठोर होता है? कैल्शियम सल्फेट के कारण से। इंपॉर्टेंट है आपके HSSC के एग्जाम्स के लिए, नोट कर लेना भाई। ठीक है जी, चलो। विलयन को तनु करने पर इसकी मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ता है? विलयन, विलयन समझते हो ना भाई? ठीक है जी, यानी कि किसी चीज का कोई सॉल्यूशन है उसको विलयन बोल दिया जाता है। तो विलयन को तनु करने पर इसकी मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो विलयन को तनु करने पर जो इसकी मोलरता है वो क्या हो जाती है? घट जाती है। क्या हो जाती है भाई? उसकी मोलरता घट जाती है। ठीक है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया में Fe2O3 का अपचयन होता है? तो ये तो पता ही होगा। तो किसमें होता है भाई? कौन सी अभिक्रिया में Fe2O3 का अपचयन होता है? तो ये हो जाएगा आपका कार्बोथर्मिक अपचयन में। क्या हो जाएगा? कार्बोथर्मिक अपचयन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पीएच मान 7 से कम होने पर विलयन कैसा होता है? अभी मैंने आपको बताया था, हर एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर है वो कमेंट करके बताएगा। हर किसी को कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, लेकिन कमेंट करोगे ना तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ सर ने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर हमने कर दिया। ठीक है जी, तो पीएच मान 7 से कम होने पर विलयन कैसा होता है? 7 से कम की बात कर रहा है, तो हर एक स्टूडेंट कमेंट करके बताएगा। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो जो आपकी प्राकृतिक गैस होती है, जो आपकी नेचुरल गैस होती है, उसका मुख्य घटक क्या होता है? तो इसका मुख्य घटक क्या हो जाएगा? आपका मीथेन हो जाएगा। प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक क्या होता है भाई? मीथेन होता है। तो यहां पर आपके ये 30 क्वेश्चंस हैं वो समाप्त होते हैं। केमिस्ट्री के शानदार क्वेश्चंस थे। ईमानदारी से कमेंट करके बताना कितने क्वेश्चंस इसमें से आपके गलत थे। ठीक है जी, कितने आपके गलत हुए हैं ये आपको कमेंट करके बताना है, और साथ में ये भी बताना है कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा, पैटर्न कैसा लगा आपको, इनकी लैंग्वेज कैसी लगी। ठीक है जी, और कौन सा टॉपिक आपको सबसे पहले पढ़ना है भाई, जो अपनी प्लेलिस्ट में पढ़ा रखा उसके अलावा ही आपको बताना है, तो वो कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट क्लास में आपको वही टॉपिक आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है जी, और हर दूसरे दिन है साइंस की टॉपिक वाइज क्लास आने वाली है, और हरियाणा जीके की टॉपिक वाइज क्लास है वो सुबह आपको 10 बजे मिल जाएगी। ठीक है, जिसमें आपका क्या हो रहा है? हरियाणा जीके का रिवीजन हो रहा है सुबह 10 बजे, हरियाणा जीके का रिवीजन, और ये शाम को 6 बजे तो आती ही है, ये क्लास भी अब आपको मिलेगी। ठीक है जी, जिसमें एक दिन साइंस का टॉपिक पढ़ेंगे और एक दिन जैसे अभी हम कर रहे हैं वो सारी चीजें, इंडिया जीके हो गया, हरियाणा जीके हो गया, बाकी सभी की चीजों का रिवीजन हम करते रहेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज वाली क्लास अच्छी लगी, तो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।